ठीक है, तो कल हमने ये पढ़ लिया था यहाँ तक कर लिया था। हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये सब हमने पढ़ा था क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आज हमें यहाँ से करना है। व्हाट इज एन एटम? हमने पढ़ लिया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो लॉज होते हैं। एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बस ये दो लॉज पढ़े थे, क्वेश्चंस करे थे। अब आज हम ये करेंगे लास्ट वीडियो में। अब आज ये करेंगे व्हाट इज एन एटम। अब एटम क्या चीज है? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसन building walls, from these walls a room, and then a collection of rooms to form a building? मैसन मतलब होता है जो कारीगर, जो मिस्त्री होता है, उसको बोलते हैं मैसन, ठीक है ना। यहाँ से लिख लो इसको। जो मकान बनाता है ना, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। राज मिस्त्री जो पत्थर का काम करता है, जो मिस्त्री होता है, जो अपना ये बिल्डिंग विल्डिंग बनाता है ना, घर बनाता है, उसको बोलते हैं मेसन, ठीक है। अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग, लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग, बिल्ड फ्रॉम हैंड स्ट्रेंथ स्टोन, ठीक है ना। तो इसको मेसन बोलते हैं। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम स्टोन, मतलब जो घर बनाने वाला, जो मिस्त्री होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है मेसन, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मेसन बिल्डिंग वॉल्स? क्या आपने कभी एक मेसन को वॉल्स बनाते हुए देखा है? हाँ, देखा है हमने, अपन ने कई बार। फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम, फिर वो दीवारों से एक कमरा बन जाता है। फिर कलेक्शन ऑफ रूम, मतलब बहुत सारे कमरे होते हैं, तो एक बिल्डिंग बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। इसी तरीके से एटम भी होता है। जो मैटर बनता है ना, मैटर मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? इस ह्यूज बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ये ईंट ही तो है। जो क्या बोलते हैं, ब्रिक जो होती है, ब्रिक से ही तो बनता है ना पूरा, मतलब रूम बनता है, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनती है। तो what about the building block of an ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building block of all matters are atom. अपना ये है, सारे जितने भी मैटर्स है ना, वो किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने। ये सब समझाने के लिए बताया कि जो जैसे घर होता है, तो वो ईंटों से मिलके बना होता है, ब्रिक्स से मिलके बना होता है कोई भी एक घर या रूम, ठीक है। इसी तरीके से जो मैटर है, जो भी अपने चारों तरफ है, जो भी चीज, मैटर क्या होती है? कोई भी चीज जो जिसका कुछ ना कुछ मास हो, कुछ ना कुछ वजन हो, और कुछ ना कुछ जो जगह घेरती है। जितनी भी चीजें हमें दिखती है, एक तरह से सब कुछ मैटर है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ वजन होता है, सब जगह घेरती है। तो ये मैटर किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। हाउ बिग आर एटम्स? अब एटम्स कितने बड़े होते हैं? एटम्स बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, हमें नहीं दिखाई देते एटम्स, ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं। Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. Atoms बहुत ही छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, they are smaller than anything, मतलब कोई भी चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो ना, छोटी से छोटी चीज, उससे बहुत ही छोटे होते हैं। जो आप इमेजिन कर लो कि छोटी से छोटी चीज जो भी होती है, उस बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। They are smaller than anything that we can imagine or compare with. More than millions of atoms, when stacked, would make a layer barely as thick as this sheet of paper. ये जो अपनी शीट है, जो नोटबुक है, अपनी बुक का जो ये पेपर है ना, एक पेपर है, इस एक पेपर के अंदर देखो कितने एटम्स होंगे। मोर देन मिलियन ऑफ एटम्स, मिलियन ऑफ एटम से भी ज्यादा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख एटम से भी ज्यादा एटम्स होंगे एक पेपर में। ये जो शीट है, पेपर की एक पन्ना है, जो एक पेज है, इसमें इतने, मतलब बहुत सारे एटम्स से मिलके बनते हैं, और एटम्स बहुत छोटे होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते वो। तो इसने बोला है जब मिलियन एटम्स आपस में, व्हेन स्टैक्ड, स्टैक्ड का मतलब होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जब रखे जाएं, तो वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज, तो वो एक, मतलब इस इतनी मोटी एक शीट बन पाएगी।
एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटम है उसका रेडियस, एटॉमिक रेडियस मतलब जो एटम होता है ना, एटम, एटम क्या कैसा होता है सारा पढ़ेंगे। बीच में न्यूक्लियस होता है, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये सारा पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे पूरा। तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड, एटम का जो रेडियस होता है, रेडियस मतलब ये रेडियस, जैसे सर्कल का रेडियस होता है ना, ऐसे एटम का जो रेडियस होता है वो नैनोमीटर्स के अंदर मेजर किया जाता है। तो एक नैनोमीटर में देखो 10⁻⁹ लिख दो मीटर, इतना होता है एक नैनोमीटर के अंदर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ ठीक है। और एक मीटर में इतने नैनोमीटर्स होते हैं, तो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है इसका रेडियस। बस ये इतना सा ध्यान रखना है। और ये ध्यान रख लेना, एक मीटर में 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आगे। रिलेटिव साइज, रेडियाई इन मीटर। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का जो एटम है, हाइड्रोजन का जो एटम होगा ऐसा, उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻10 इन मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10⁻10, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, 1/10⁻10 मीटर। का मतलब हुआ 1/10 को मतलब 10 बार लिखो, 10 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो। 10⁻10 मतलब 10 जीरो लगाने टोटल। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.0000, मतलब डेसिमल के बाद टोटल 10 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 1 हो गया 10। ये इतना मीटर। हाइड्रोजन का रेडियस देख लो, एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम का रेडियस, ये रेडियाई क्यों लिखा है, रेडियाई क्योंकि बहुत सारे हैं ना इसलिए। रेडियस होता है सिंगुलर के लिए, और रेडियाई हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, तो बहुत सारे रेडियस दिखा रखे हैं इसलिए यहाँ रेडियाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना मीटर रेडियस किसका है, हाइड्रोजन के एटम का जो रेडियस है वो इतना है, देखो कितना कम रेडियस है, देख लो हाइड्रोजन के एक एटम का रेडियस कितना कम है, तो एटम तो कितना छोटा होगा, एटम तो भूल ही जाओ फिर, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। मॉलिक्यूल मतलब पानी, मतलब इससे मिलके बना है ना, H2O के मॉलिक्यूल से मिलके बना है ना। तो इस मॉलिक्यूल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 10⁹ बस ये नहीं याद करने, बस ऐसे देख लो। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का रेडियस ये होता है। सैंड जो मिट्टी होती है, मिट्टी का जो दाना होता है ना, मिट्टी का दाना, उसका रेडियस होता है ये। एंड चींटी का रेडियस ये, और एप्पल का रेडियस ये। ठीक है, बस अब आगे चलते हैं। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? तो अब हम ये सोचते हैं कि अगर एटम इतने छोटे होते हैं साइज में, इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट होता है, जो महत्वपूर्ण होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, तो इतनी छोटी सी साइज है, तो हम इसके बारे में, हम व्हाई डू वी केयर अबाउट देम, हम मतलब इसके बारे में इतना क्यों ध्यान देते हैं एटम पे, हम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये। दिस इज बिकॉज अवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। अपना जो पूरा संसार है वो एटम से ही मिलके बना है। कोई भी चीज देख लो, बॉटल देख लो, कुछ भी चीज देख लो अपने आसपास की, ठीक है, सब कुछ एटम से मिलके बना है। वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम, बट हम उन्हें देख नहीं सकते एटम्स को, बट दे आर देयर, लेकिन वो वहां पे हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू, और ये मतलब हम जो भी काम करते हैं तो ये उसको कॉन्स्टेंटली अफेक्ट भी करते हैं, प्रभावित करते हैं, कुछ जो भी हम करते हैं उसको। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ produce magnified images of surfaces of element showing atom। अब मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके
वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट की सरफेस की मैग्निफाइड इमेज, मतलब मैग्निफाइड होती है लार्ज, मतलब जो एकदम जो हमें दिख नहीं रहा है उसको बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करना। जैसे ये अक्षर है ना इमेज, तो अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा। जैसे जो बूढ़े होते हैं तो उनको दिखता नहीं है, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख देख के बुक पढ़ पढ़ सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो मैग्निफाइड, वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। तो हम किसी भी एलिमेंट की सरफेस की मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं मॉडर्न टेक्निक्स की सहायता से, और हम उसमें एटम मतलब एक तरह से देख सकते हैं। एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकन, सिलिकन की सरफेस की इमेज है ये, इसको मैग्नीफाई किया गया है। तो ये देखो, इस तरह की चीजों से बना है ना सिलिकन, सेम सेम इस तरह के कई सारी चीजें हैं ये। What are the modern day symbol of atoms of different element? अभी जो सिंबल हैं एटम्स के वो क्या क्या सिंबल्स हैं, ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अब तो नहीं पूछा जाता। Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. Dalton सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स का यूज किया था। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. That is one atom of that element. मतलब जब इसने एक एटम बता रहे कि हाइड्रोजन का एक एटम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। आजकल ये सिंबल्स कोई काम के नहीं है, बट थोड़े थोड़े देख लो बस, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज्यादा। ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का। आयरन के में आई लिख दिया, सिल्वर में एस लिख दिया, लेड में एल लिख दिया, प्लेटिना में पी लिख दिया, कॉपर में सी लिख दिया, गोल्ड में जी, और ऐसे ऐसे कर दिया। मरकरी इस तरह का, क्योंकि मरकरी कैसे चिपक जाता है ना गोल गोल होके, इसलिए। और सल्फर ऐसा, और फॉस्फोरस ऐसा सिंबल, ठीक है। तो इसने ये symbol यूज करे हैं। he used a symbol for an element and he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that। मतलब ये एक एटम होगा हाइड्रोजन का, ये एक एटम कार्बन का, ये बोला इसमें। Berzelius suggested that the symbols of element be made from one or two letters of the name of the element। Berzelius जो था इसने सजेस्ट किया कि जो ये सिंबल आप बना रहे हो ना, तो ये किससे बना दो। जैसे लेड है तो एल से बना दिया, प्लेटिना का पी से, सिंबल ऐसे बना लो, सिल्वर का ऐसे। इसने ये सजेस्ट करा, तो इसने सही सजेस्ट करा, इससे याद भी रह जाएगा ना। इसने सजेस्ट करा कि दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। जो भी एलिमेंट का नाम है इसका शुरू का एक लेटर ले लो, या तो जैसे यहाँ पे पी ले लिया, या फिर दो लेटर ले लो। जैसे कॉपर का सी यू होता है ना, वैसे या तो एक लेटर या दो लेटर। सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय डेल्टन, डेल्टन ने ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल बताए हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम है उसको ऐसे दिखाएंगे, कार्बन के एटम को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी के में तो नहीं पूछे जाते ये सब इतना, आजकल के टाइम में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। In the beginning, the names of element were derived from the name of the place where they were found for the first time। एलिमेंट के जो नाम थे ना वो कैसे रखे गए, जैसे कार्बन है तो इसका नाम कैसे रखा गया, कार्बन का नहीं, जैसे कोई भी है, जैसे कॉपर है तो कॉपर का नाम कैसे रखा गया, ये एक जगह से, सीप्रस एक जगह का नाम है, तो यहाँ से कॉपर मिला था तो इसका नाम कॉपर रख दिया। सीप्रस जगह से मिला तो इसी जगह के नाम पे इस एलिमेंट का नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सीप्रस, सम names were taken from specified colors. For example, gold was taken from England word, English word meaning yellow। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स के नाम कैसे रखे इन्होंने, कि मतलब इसको गोल्ड क्यों बोला, इसको सिल्वर क्यों बोला, इन्होंने किस तरीके से रखे, जो एलिमेंट जिस जगह पे पाया गया ना उस जगह के हिसाब से रख दिया। या तो जैसे जो कॉपर था ये सीप्रस जगह पे पाया गया तो इसका नाम रख दिया कॉपर, सी से इसका नाम रख दिया कॉपर, इससे मिलता जुलता है ना थोड़ा। और फिर कुछ जो एलिमेंट्स है उनका नाम उनके कलर के हिसाब से रख दिया। जैसे गोल्ड था तो गोल्ड येलो कलर का था दिखने में, जो सोनापन पहनते हैं पीला पीला होता है ना सोना, तो इसका नाम रख दिया गोल्ड। गोल्ड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है येलो, तो कलर के हिसाब से रख दिया कुछ कुछ एलिमेंट्स का नाम। तो यही लिखा है, सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, ठीक है। तो
गोल्ड, क्योंकि सोना पीला होता है तो उसको गोल्ड बोल दिया, क्योंकि गोल्ड का मतलब पीला होता है। Nowadays, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, is an international scientific organization which approves name of the element. IUPAC names आ गए हैं आजकल, यही चलते हैं बस। ये सारे नाम हमें ध्यान रखने हैं, ये अभी तक यही चल रहे हैं। ठीक है ना। इनको हम कहते हैं IUPAC नेम कहा जाता है इनको। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है विच अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट के नाम को मतलब अप्रूव करती है कि हाँ ये इस एलिमेंट का ये नाम होगा। उनके सिंबल्स को और उनकी यूनिट को यही अप्रूव करेगी। तो IUPAC जो नेम होते हैं ना वो चलन में है, सिंबल भी वही ध्यान रखना है हमें। Many of the symbols are the first one or two letter of the element's name in English. ज्यादातर सिंबल कैसे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H रखा है क्योंकि इसका पहला लेटर ले लिया, किसी के शुरू के दो लेटर ले लिए, किसी का शुरू का एक लेटर ले लिया। एल्यूमिनियम का Al होता है, ठीक है ना, तो इसके शुरू के दो लेटर ले लिए। ए और ये स्मॉल एल होगा, ये दोनों कैपिटल नहीं होते, ये कैपिटल और ये स्मॉल। कोबाल्ट का CO होता है, इसमें C कैपिटल O स्मॉल, दोनों कैपिटल नहीं होंगे, ठीक है, ये बता रखे। Many of the symbols are the first one and two letter of the elements name in English. तो इंग्लिश में जो भी नाम है तो उसका पहला लेटर या शुरू के दो लेटर से इनके सिंबल बनाए गए। ये सिंबल हमें ध्यान रखने हैं, वो ऊपर वाले नहीं है, ये वाले ध्यान रखने हैं। The first letter of a symbol is always written as a capital letter, uppercase, and the second letter as a letter lowercase. Uppercase मतलब कैपिटल और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो शुरू का जो फर्स्ट वाला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। कभी भी ऐसे नहीं लिखना AL, ये गलत है। CO ये भी गलत है, शुरू का लेटर कैपिटल और दूसरा स्मॉल। आगे चलते हैं। ये कुछ देखो, ये सिंबल्स, ये एलिमेंट के नेम और ये इनके सिंबल्स हैं। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Examples are chlorine. इसके अंदर क्या करा है कि कुछ सिंबल हमने ऐसे ले लिए हैं कि जिसमें आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, एक तो शुरू का लेटर है, ये देखो C तो शुरू का लेटर ले लिया, और L सेकंड नहीं है, C के बाद में कोई भी लेटर ले लिया L, कोई भी लेटर तो L ले लिया यहाँ पे। इसमें शुरू का एक तो Z ले लिया और Z के बाद का कोई भी लेटर ले लिया इन्होंने, जैसे N। ठीक है, तो ये बोला है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम। लेटर मतलब बाद में, नाम में बाद में कोई भी एक लेटर और चुन लिया। इसमें देखो N चुन लिया, इसमें L को चुन लिया, तो इस तरह से भी इन्होंने नाम मतलब सिंबल बना दी। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, जिंक का सिंबल होता है Z। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स है। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। जो कुछ अदर सिंबल्स हैं जो एलिमेंट्स के, अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन, मतलब लैटिन में उसका जो नाम है ना उसके हिसाब से सिंबल रख दिया। जैसे आयरन है, आयरन का सिंबल इन्होंने F ही रख रखा है, आयरन का इन्होंने F ही रख रखा है। ठीक है ना। पोटेशियम का इन्होंने K रख रखा है, सोडियम का N ही रख रखा है, देखो S नहीं लिया ना इन्होंने, तो कुछ अलग अलग, आयरन का F ही रख रखा है। तो ये इन्होंने कैसे रखे हैं, ये इन्होंने अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन। लैटिन में जो इनका नेम है ना, लैटिन भाषा के अंदर, जैसे आयरन को फेरम बोला जाता है, ठीक है ना, आयरन को बोलते हैं फेरम, तो Fe इन्होंने दे दिया। सोडियम को लैटिन भाषा मतलब लैटिन, जर्मन या ग्रीक, इन तीनों में से किसी भी भाषा में सोडियम को नेट्रियम बोला जाता है, तो N ने इसका शुरू का लेटर ले लिया। पोटेशियम को ये कालियम बोला जाता है, ठीक है ना, इस भाषा में लैटिन, जैसे अपनी हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश होती है, ऐसे ही लैटिन भी होती है, जर्मन भी होती है। फ्रेंच तो अपने सिखाने भी लग गए, जर्मन भी सिखाते हैं, ठीक है। और तो ये भाषाओं में इनका नाम रखा गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। आयरन का सिंबल Fe है।
फ्रॉम इट्स लैटिन नेम, इसका लैटिन नेम है फेरम, तो यहां से इन्होंने एफ ले लिया। सोडियम का Na सिंबल है, नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, तो यहाँ से Na ले लिया। पोटेशियम का लैटिन नेम है वो कैलियम है, तो यहाँ से के ले लिया। Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. तो हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ नाम है और उसका यूनिक सिंबल है। तो ये देखो एलिमेंट, इसका एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, आर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमाइन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co। इसी तरीके से ये कुछ और है, इन सबके सिंबल्स हमें यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके नीचे का ये पढ़ना है। The above table is given for you to refer to whenever you study about elements. Do not bother to memorize all in one go. इन सबको याद करने की अभी जरूरत नहीं है। With the with the passage of time and repeated usage, you will automatically be able to reproduce the symbol. ये सिंबल आपको अपने आप याद हो जाएंगे, जैसे मुझे सारे सिंबल्स याद है तो अपने आप याद हो जाते हैं। तो जब हम यूज करेंगे ना, इनका बार बार नाम आएगा, क्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम, तो अपने आप याद हो जाता है। कॉपर का सिंबल ये होता है, फ्लोरीन का ये होता है, अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे। अब एटॉमिक मास क्या होता है, अभी तक हमने एटम के बारे में पढ़ा, अब एटॉमिक मास। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. अब डाल्टन ने मोस्ट रिमार्केबल मतलब जो सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या दिया है इन्होंने, दैट डाल्टन प्रपोज एटॉमिक मास, सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक मास का दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, डाल्टन के अकॉर्डिंग ईच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर से डबल होता है ज्यादातर एलिमेंट्स का। ज्यादातर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर से डबल होता है। तो हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होगा। The theory could explain the law of constant proportion so well. The theory could explain the law of constant proportion so well that the scientists were prompt to measure the atomic mass of an atom. जो थ्योरी दी थी डाल्टन ने, उसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब एटॉमिक मास को वो मेजर करने में सक्सेसफुल रहे, वो मेजर कर पाए। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task. इंडिविजुअल एटम का मास डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमिन्ड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड्स फॉर्म। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब डिटरमिन किए गए, पता लगाए गए यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ यूज करके। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाए, सिंस डिटरमिनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क था। एक ही बहुत बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था इंडिविजुअल एटम का मास डिटरमिन करना। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास डिटरमिन किए गए यूजिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड। इसके बेसिस पे इन्होंने जो एटॉमिक मास है वो मेजर किया। तो आगे चलते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो का मतलब होता है वन, तो सी ओ आएगा सिर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है टू, तो सी, ऑक्सीजन के दो एटम होते हैं। कार्बन का एक, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के डाई एटम है, दो एटम होंगे, तो CO2 बोलते हैं इसको। और कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब वन, ऑक्सीजन का वन एटम, तो इसको CO लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड
formed by carbon and oxygen. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. It was observed experimentally that 3 gram of carbon, 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO. तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि 3 ग्राम कार्बन इसके साथ कंबाइन हो रहा है, 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है सीओ बनाने के लिए. तो इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. तो कार्बन इससे कंबाइन हो रहा है, कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. मतलब 4/3 टाइम इट्स मास विद ऑक्सीजन. ठीक है, इसके मास का 4/3 टाइम्स. इसका मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 6. तो 6 इंटू, तो यहां से क्या हो जाएगा? कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. तो देखो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, इसके अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन है. तो इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है सीओ बनाने के लिए. और हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास. अपने मास का, कार्बन का मास होता है 6, अपने मास का 4/3 टाइम्स, अपने मास का इतना टाइम, 4/3 टाइम्स मतलब 8 हो गया. तो ये इतना ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है. सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रीवेटेड एज एएमयू. ये इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म. एएमयू बोलते हैं, एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट. बट suppose we define the atomic mass unit AMU, but according to the latest IUPAC recommendations, it is now returned as U unified mass. अब इसको सिर्फ हम U लिखते हैं. IUPAC अभी चलन में है, मतलब यही चलता है. तो U हम लिखते हैं इसको यूनिफाइड मास. पहले AMU यूज करते थे इतना बड़ा, अब हम सिर्फ मास के लिए पहले पूरा एटॉमिक मास यूनिट. कि जैसे कार्बन है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 12, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होगा इसका 12. डबल होता है एटॉमिक नंबर का, जो मास होता है वो हमेशा डबल होता है एटॉमिक नंबर का. तो इसको इससे डिनोट करते हैं यू से, पहले करते थे एएमयू से. इट इज नाउ रिटर्न एज यू यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम. देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 यू. तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 यू. And oxygen an atomic mass of 1.33 U. However, it is more convenient to have these numbers. कार्बन का होता है 12, ये इन्होंने बोला है कि then we would, it is now returned as U as equal to the mass of one carbon atom. Then we would, ये ध्यान रखना है, हाँ ये important है. Return as U unified mass as equal to the mass of one carbon atom. एक कार्बन एटम के मास के बराबर होता है ये U. Then we would असाइन कार्बन एंड एटॉमिक, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 1 यू, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास हो गया वो हो गया 1.33 यू. हाउ एवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स. होल नंबर ज्यादा कन्वीनियंट रहा ना, तो अब ये 12 ये सब आ जाएगा यहाँ पे. देखो कार्बन का 12 ले लिया, क्योंकि 1.33 यू ये सब नहीं चलते अब, ये नहीं चलते अभी, क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है इतना. ठीक है ना, इतना सुविधाजनक नहीं है यूज करने में. इसलिए जो एटॉमिक मास है वो ऐसे यूज नहीं किया जाएगा. इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज, मतलब इसने ये बोला था कि जो यूनिफाइड मास होता है ना, ये जो यूनिफाइड मास है ये एक कार्बन एटम के बराबर होगा. इट इज नाउ रिटर्न एज यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम.
जो ये U है ये एक कार्बन एटम के मास के बराबर होता है। तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 1U, और इसका कितना हो जाएगा 1.33, जो कि मतलब कन्वीनियंट नहीं है ना यूज करने में, तो हम होल नंबर यूज करेंगे। हाउ एवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज, ये आएंगे नहीं एग्जाम में, चिंता मत करो। मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर एज होल नंबर, होल नंबर में आएगा अपने, होल नंबर्स, और एज नियर टू अ होल नंबर्स एज पॉसिबल, मतलब होल नंबर के आसपास हो या फिर होल नंबर ही हो। While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1 upon 16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to two reasons. तो जब while searching for various atomic mass unit, atomic mass unit search कर रहे थे ना जब साइंटिस्ट, तो क्या हुआ, साइंटिस्ट इनिशियली टुक, साइंटिस्ट ने क्या ले लिया शुरुआत में, 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. इन्होंने क्या ले लिया, 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit, मतलब जो naturally occurring जो ऑक्सीजन होती है ना, तो उसका एक एटम का मास 1/16 इंटू उसके एक एटम का मास, तो इन्होंने यूनिट माना। ये भी पुराने हैं सब, अभी नहीं चलते सब। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड, दो रीजन से इन्होंने ऑक्सीजन को लिया, मतलब 1/16 ऑफ मतलब इनटू द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन, नेचुरली जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है ना एनवायरमेंट में, तो जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है उसका एक एटम का मास, और उसको इंटू कर दो 1/16 से, इसको इन्होंने एटॉमिक मास यूनिट माना। क्यों माना, दिस वॉज कंसिडर्ड रेलेवेंट ड्यू टू टू रीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड, ऑक्सीजन ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव masses of most of the element as whole number, और ये 1/16 से हमें क्या है, ज्यादातर जो एलिमेंट थे उनके मास होल नंबर में हमें मिल रहे थे। ठीक है, तो ये बस रीजन ध्यान रख लेना, थ्योरेटिकल पूछ लेंगे। अब आगे चलते हैं, देखो। हाउ एवर इन, अभी जो हम यूज करते हैं वो तो हम ऐसे यूज करते हैं, इसका जैसे 12 है ये इस तरीके से। हाउ एवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 आइसोटॉप was chosen as the standard reference for measuring atomic masses। 1961 में क्या हुआ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, मतलब यूनिवर्सली मतलब सब लोगों ने इसको एटॉमिक मास यूनिट एक्सेप्ट करा, किसको, कार्बन का जो 12 आइसोटॉप था ना, वॉज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, मतलब इसको रेफरेंस बना लिया कि इसके हिसाब से हम सबका एटॉमिक नंबर मास डिसाइड करेंगे, कार्बन 12 आइसोटॉप के हिसाब से हम सबका एटॉमिक मास डिसाइड करेंगे फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। 1961 में इसको चुन लिया फिर। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12। इन्होंने क्या बोला कि जो वन एटॉमिक मास यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, देखो अलग अलग बोला है सबने, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर सबसे पहले क्या बोला था, ये थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं तो थोड़ा बस ध्यान रख लेना। देखो सबसे पहले क्या बोला था कि जो एक एटॉमिक यूनिट होगी ना, वन एटॉमिक यूनिट होगी ना, वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द मास ऑफ वन, एक कार्बन एटम के मास के बराबर होगी। ठीक है, तो मतलब कार्बन एटम का मास कितना हो गया, 1U हो गया। पहले इन्होंने ये बोला, फिर दूसरा बार इन्होंने बोला कि जो एक एटॉमिक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके बराबर होगी, 1/16 इंटू ऑक्सीजन का एक एटम, जो नेचुरली ऑक्सीजन अकर होती है, प्रोड्यूस होती है, उसका एक एटम, ये बोला। फिर इन्होंने बोला कि वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगी, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का एक एटम का जो मास होगा उसको 1/12 से इंटू कर दो, इतना होगा वन, इतना होगा एक मास यूनिट। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट, मास एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट इसके बराबर होगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो।
कि वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगी, इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 into mass of one atom of carbon-12. The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon-12. तो कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में सारे बाकी के एलिमेंट का एटॉमिक मास पता लगाया गया। बाकी के जितने भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास पता लगाया गया। जैसे इसमें नहीं करते हैं कि इसका वजन 1 किलो मान लो सपोज, तो दो हो गए तो 2 किलो, इस तरीके से। इमेजिन अ फ्रूट सेलर, अगर उसके पास वो बांट नहीं होते, वेट नहीं होता है, वेट नहीं होता है तो कुछ ना कुछ मान लेता है ना कि ये वेट के बराबर, जैसे किसी दूसरे से वेट ले लेता है 1 केजी का, और उसके बराबर कोई चीज पत्थर वत्थर रख लेता है कि हाँ इतने पत्थर मिलके 1 केजी होंगे, फिर उन पत्थरों से वो दूसरे उस पे नापता है ऐसे। तो वही बता रखा है इसमें। Imagine a fruit seller selling fruits without any standard weight with him. वो बेच रहा है, फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेच रहा है, उसके पास स्टैंडर्ड वेट नहीं है, मतलब जैसे 1 केजी 2 केजी इस तरह के वेट्स उसके पास नहीं है। He takes a watermelon and says this has a mass equal to 12 यूनिट। वो एक वाटरमेलन लेता है और कहता है कि इस वाटरमेलन का जो मास है वो कितना है, 12 है। 12 यूनिट, यूनिट मतलब केजी एक तरह से, ठीक है, 12 केजी इसका मास है, वो ये कहता है। दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट, मतलब 12 केजी इसका मास है, वजन है इसका। 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट। He makes 12 equal pieces of the watermelon and finds the mass of each fruit he is selling. अब ये 12 टुकड़े कर देता है इस वाटरमेलन के, ये 12 टुकड़े कर देता है टोटल, and finds the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of the watermelon. और अब जो एक वाटरमेलन का पीस है वो कितने का हो गया, 1 केजी का हो गया ना,